विकासवाद की थ्योरी आपने पढ़ी है? विकासवाद जानते हैं? कोई पढ़ा है विकास कैसे हुआ? हम मनुष्य मानवीय गरिमा की बात तो कर गए, उच्चतर मूल्य की बात करते हैं, जीवन मूल्य की बात कर रहे हैं। डार्विन का नाम आपने सुना है? डार्विन का विकासवाद है कि धीरे धीरे चीजें परिस्थितियों के अनुसार, यानी जैसी जरूरत पड़ती है शरीर को, वैसा शरीर विकसित होता चला जाता है। परिस्थितियां और वातावरण के प्रभाव से म्यूटेशन यानी उत्क्रांति, म्यूटेट होता है, उत्क्रमण होता है। तो शरीर की बनावट क्या है? शरीर की बनावट में यानी मार्फोलॉजिकल परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। शरीर की प्रकृति में अनुकूलन की क्षमता है, एडॉप्टेशन क्वालिटी है। अभी हम सहरसा बिहार में हैं, कल अगर हम हिमाचल प्रदेश में चले जाएं, ठंड प्रदेश है, तो धीरे धीरे शरीर ठंडा का आदी हो जाएगा। एडॉप्टेशन क्वालिटी साइकोलॉजी का शब्द है। ये शरीर और मन दोनों में परिवर्तन लाता है। डार्विन ने केवल मॉर्फोलॉजिकल यानी शरीर की संरचना के विकास की बात की है। डार्विन ने मानसिक विकास की बात नहीं की है। बाद में एक विकासवादी फिलोसफर हुए हैं, नाम याद रखिएगा, बर्गसॉ। उन्होंने मानसिक विकास की बात की है। विकासवादी फिलोसफर दार्शनिक बर्गसॉ, उन्होंने कहा कि मनुष्य में परिवर्तन आएगा तो धीरे धीरे वो देवता बन जाएगा, जो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। ये बात फिलोसफर बर्गसॉ भी कहता है। और देवता के लिए उसने किस शब्द का प्रयोग किया? बर्गसॉ ने बीटी शब्द का प्रयोग किया। बीटी मतलब देवता। अब ये बात आज हम क्यों कर रहे हैं उसको ध्यान से सुने। एक स्कूल है जिसमें हम भी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। वार्षिक बैठक थी, अध्यक्ष, प्रिंसिपल, बाकी सभी सदस्यगण मेंबर मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। प्रिंसिपल ने 1 साल का ब्यौरा सबों के सामने रखा। 10th के बच्चों की रिजल्ट जो अभी हुआ है पिछले साल, हुआ अच्छा रहा, वो बात रखी। फिर आगे की चर्चा हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई, कहाँ से सामान, कैसे सामान खरीदा जाए, विस्तृत चर्चा हुई। कहाँ कहाँ बच्चों को घुमाने ले जाया जाए जिनसे उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो, उस पर भी चर्चा हुई। फिर अध्यक्ष महोदय ने प्रिंसिपल से कहा कि रिजल्ट सिर्फ अच्छा हो जाना अच्छी बात है, पर अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अंत में अध्यक्ष ने सभी सदस्यगणों से कहा कि आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपना सुझाव दें। तो हमने अध्यक्ष महोदय की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहा कि बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास की बात तो हो रही है, लेकिन भावनात्मक विकास, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है। हमें इस पर भी विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चे अब किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। उनके अंदर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, हार्मोनल, फिजियोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं। अभी उनको एक आइडिया चाहिए और एक आइडियल चाहिए, एक आदर्श चाहिए, एक अच्छे विचार चाहिए। आज का इंसान मेंटली शार्प है, इमोशनली वीक है, भावनात्मक रूप से कमजोर होने के कारण दबाव में बिखर जाता है। आज भावना पर कोई बात नहीं करता, जबकि भावना की नींव पर ही व्यक्तित्व की इमारत गढ़ी जाती है। ये हम हमेशा बताते रहे। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, किशोर का सर्वांगीण विकास हो, इस पर भी हम लोगों को और विचार करना चाहिए। हमने उदाहरण दिया, अभी बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में योग के इंस्ट्रक्टर रखे गए, ताकि विद्यार्थी इमोशनली वीक ना हो, निराश ना हो, डिप्रेशन में ना चला जाए, नशे का शिकार ना हो, आत्महत्या ना करे। यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है, भावनात्मक अस्थिरता। ये सिर्फ टीनेजर के लिए, किशोर के लिए नहीं, आज सभी इंसानों की समस्या है, क्योंकि बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में किसी के भावना पर काम नहीं किया गया। पर हम अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही अध्यक्ष महोदय रिएक्ट कर गए। डार्विन का विकासवाद है, सब अपने अपने ढंग से विकास कर लेगा, जिसको आत्महत्या करनी है, अपराधी बनना है, कितना भी कुछ कर ले, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। हमने भी कहा हाँ, पूर्व जन्म का संस्कार भी होता है, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है। सभी बच्चों की स्थिति ऐसी नहीं होती है, 100 में 2, 4, 5 बच्चे ऐसे निकलेंगे। इसलिए इमोशन पर बात जरूर करनी चाहिए। हमने कहा कि सब अपराधी बनेंगे, आत्महत्या करने लगेंगे, इसलिए हमको इमोशन पर बात नहीं करनी चाहिए क्या? ये लगता है सही नहीं है। खैर, बैठक खत्म हो रही थी, समापन हुआ और हम लोग चले गए। तो हमें आज लगा कि अधूरा विचार विमर्श हम इस व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा में पूरी करें। आज के बच्चों के आइडियल तो फिल्मी हीरो हीरोइन हो गए हैं। माँ बाप को समय नहीं होता कि वो बच्चे के आइडियल बन सके, उनके आदर्श बन सके। बचपन का एकाकीपन या हादसा या कोई घटना या परिवार द्वारा अनदेखी बाद में मानसिक बीमारी का कारण बनता है। वैसे मानसिक बीमारी का कारण परिवार के जिन में भी होता है, जो ट्रांसफर होता रहता है। पहले संयुक्त परिवार में बच्चों की देखभाल बेहतर होती थी, बच्चा सिर्फ माँ बाप के प्यार के भरोसे नहीं रहता था, उसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, चचेरे भाई, ममेरे भाई बहनों का भी प्यार मिलता रहता।
अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने का अवसर मिलता था। वे दौड़ भाग, फुटबॉल, क्रिकेट तथा अन्य कई प्रकार के खेल खेलते थे। इससे उनके शारीरिक मानसिक स्थिति में और भावनात्मक मजबूती आती थी। माँ बाप डांटते थे तो दादा दादी प्यार करते थे, इसलिए वे दुनियादारी सीखते थे। हर परिस्थिति में ढलने लायक वे बनते थे। लेकिन अब बच्चे का लालन पालन सिर्फ माता पिता ही करते हैं और उसमें कई बच्चे के माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं। ऐसे में उन पर ध्यान कम होता है। कामकाजी माता पिता द्वारा बच्चों के पालने में हम क्या करते हैं, मेड रख लेते हैं, आया रख लेते हैं। बच्चे भावनात्मक रूप से न तो माता पिता से और न ही आया से पूरी तरह जुड़ पाते हैं। आजकल मोबाइल गेम, कार्टून भी उनके मानसिक विकास में बाधक बन रहा है, बल्कि कुंद कर रहा है मन को, क्योंकि बच्चे अब ज्यादा सोच नहीं पाते। उनमें दबाव झेलने, सोचने समझने की शक्ति बेहद कम हो गई है। फिर बाद में ऐसे बच्चों को समाज दुनिया की ऊंच नीच से तालमेल बिठाने में क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होती है। स्कूल को अब इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। बच्चे को फील्ड गेम, पेरेंट्स मीट में परिवार के लोग ज्यादा ध्यान दें बच्चों पर, इस पर विचार विमर्श की आवश्यकता है। इस किशोरावस्था में एक तरफ वासना का उफान होता है, एक तरफ भावना का उफान होता है। इस समय काउंसलिंग की जरूरत होती है और पर्टिकुलर स्पिरिचुअल काउंसलिंग की जरूरत होती है, ताकि किशोर अपनी ऊर्जा को सही दिशा, सही डायरेक्शन दे सके। जैसे जमीन में कोई पौधा निकलता है, उसे अगर एक टेक मिल गया तो पौधा ऊंचाई को छूता है, नहीं तो 2-4 टहनियां निकलती है और जमीन पर फैल जाता है, ऊंचाई की ओर नहीं जा पाता, बिखर जाता है। उसी तरह किशोर भी शिखर पर नहीं पहुंच पाता। आज के समय में स्कूल की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ये हमने अपनी बात थोड़ा सा वहां रखी थी, अभी यहां रखी। लेकिन एक बात समझिए, इस इमोशनल इंटेलिजेंस के विचार विमर्श में डार्विन के विकासवाद के संदर्भ की जरूरत ही नहीं थी, जो अध्यक्ष महोदय ने कह दिया। डार्विन तो सिर्फ शरीर के विकास की बात करता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात करता है। मन के विकास की बात तो विकासवादी फिलोसफर किसने किया, बर्गसॉ करता है। अगर हम डार्विन के विकासवाद को मानते हैं तो फिर तो पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। परिस्थितियां जो चाहेंगी वो हो जाएगा, नहीं चाहेंगी तो नहीं होगा। सबसे पहली बात तो डार्विन का विकासवाद सभी जीवों के लिए है, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है। क्योंकि जीव क्या है, प्राणी है और चेतन भी है। कोई जीव एक हद से ज्यादा अपने लिए सोच नहीं सकता। वह यह नहीं जान सकता कि मैं क्या हूं। क्या शेर अपनी आत्मा का परिचय पा सकता है? नहीं पा सकता। मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि मनुष्य आत्मचेतन है, वो अपने बारे में सोच सकता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, पशु पक्षी तो अपने हित अनहित के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मनुष्य अपने और परमेश्वर के बीच के संबंधों को भी जानता है। वो आत्मचेतन है। आत्मचेतन का मतलब है हमें मानसिक उन्नति के लिए, परिस्थितियों के विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए, समृद्धि के लिए हमें क्या करना है। डार्विन के विकासवाद में संस्कृति और सभ्यता का कोई स्थान है क्या? नहीं है। देखिए, मनुष्य को आत्मचेतना का ज्ञान है, इसलिए उसने अपनी संस्कृति और सभ्यता को विकसित किया। संस्कृति और सभ्यता ने क्या किया, आज दुनिया यहाँ खड़ी है, आप देख रहे हैं। संस्कृति और सभ्यता तो मनुष्य प्रजाति की खासियत है। देखिए, कॉलोनी बना करके दीमक भी रहते, चींटी भी रहती है, मधुमक्खी भी रहती है, कई बार चूहे भी समूह में रहते हैं, लेकिन उनकी कोई संस्कृति नहीं है। उन्होंने कोई विचार दिए हैं क्या? कोई पुस्तक लिखी है क्या? तो संस्कृति और सभ्यता मनुष्य की कुशलता भी और विशेषता भी है। डार्विन के विकासवाद में शरीर विकसित हो गया अमीबा प्रोटियस से लेकर मनुष्य तक, लेकिन अब जो मनुष्य विकसित होगा तो क्या बनेगा? चिंपांजी से, गोरिल्ला से, बंदर से आदि बन गया। उसके बाद डार्विन कुछ नहीं कहता। वहीं बर्गसॉ कहता है अब जो विकसित होगा मनुष्य तो वह देवता बनेगा। यानी कि जो उनका विकास है वो मॉर्फोलॉजिकल कम, साइकोलॉजिकल ज्यादा है बर्गसॉ का। मनुष्य में भेद है। हमने मनुष्य में भी विकास की सीढ़ी तय कर रखी है। किस आधार पर? उनके कर्मों के आधार पर। लेकिन हम लोग अब जन्म से जोड़ने लगे, यही मूर्खता हो गई। हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का निर्माण किया, लेकिन ये चारों दरअसल साइकोलॉजिकल कह सकते हैं बंटवारा है। ये भी विकास की 4 अवस्था है। क्या हम आइंस्टीन जितना विकसित हो गए, बुद्ध जितना विकसित हो गए? आम आदमी तो उतना विकसित नहीं हो पाया ना। ये विकास तो डार्विन के अनुसार तो नहीं चला। अगर डार्विन के अनुसार विकास होता तो शारीरिक रूप से विकसित होते, हम सभी पहलवान हो जाते। मानसिक विकास के बारे में डार्विन ने कुछ कहा ही नहीं। मानसिक विकास के लिए तो दूसरे विकासवादी दार्शनिक है, उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि मनुष्य आगे का विकास मानसिक है, और सबसे बड़ी बात है उस मानसिक विकास में, भावनात्मक विकास में स्व प्रयास का भी मूल्य है। देखिए, एक शब्द होता है विचार और एक शब्द होता है विमर्श। एक दूसरे के सामने अपनी बातें रखते हैं, औचित्य को स्वीकारते हैं, सत्य को स्वीकारते हैं। यही विमर्श का मतलब है। ये नहीं कि हम प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं तो हम जो बोल रहे हैं वह सर्वकालिक सत्य है।
अरे जब विचार विमर्श चल रहा है तो हम विचार के तल पर सभी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, सामाजिक अधिकार के तल पर हम अपनी सभी बातें नहीं रख सकते। तो विचार के साथ विमर्श है, और जब विमर्श का स्थान ही न हो तो अध्यक्ष महोदय को सबसे अपने अपने विचार को रखने के लिए पूछना ही नहीं चाहिए था। मानसिक विकास में इमोशन भी शामिल होता है। हम पूछते हैं क्या हम जंगल की तरह विकास चाहते हैं या बाग बगीचा की तरह विकास चाहते हैं, बेतरतीब विकास चाहते हैं या काट छाट कर तरीके से व्यवस्थित विकास चाहते हैं। सच कहें तो आज दुनिया में जो डेवलपमेंट है, कभी कभी तो लगता है ये माइंडलेस डेवलपमेंट है। माइंडलेस डेवलपमेंट है, बेतरतीब विकास हो रहा है। कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए और एक ही घर में मनुष्य एक दूसरे से अपरिचित की तरह रहता है। ये कौन सा विकास है? भावनात्मक रूप से हम संकुचित हो गए ना, अपने में ही खो गए, फाइनली खो ही जाएंगे। अब थोड़ा सा मन के विपरीत हुआ, ईगो पर चोट पहुंची तो आपकी बातों को लोग रिजेक्ट कर देते हैं। मनुष्य का जो जीवन है वह प्रारब्ध पर विश्वास करके ढर्रे पर जीने का नहीं है। हाँ, प्रारब्ध पर विश्वास इसलिए करता है कि यह जान सके कि हमें आगे कैसा पुरुषार्थ करना है। हमारे सामने अनेकों उदाहरण हैं, जैसे मार्कंडेय ऋषि का नाम आपने सुना हो। प्रारब्ध में, उनके भाग्य में, उनकी आयु जो कर्म था उनका वो 8 साल की थी। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की साधना कर वो कल्पजीवी हो गए। तो हमें अपने विकास के लिए स्वाभाविक रूप से यत्न करना चाहिए, और समाज में जो विद्वान वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्हें वह वातावरण देना चाहिए। वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो परिवार के अंदर का हो या स्कूल के अंदर का हो, क्योंकि समाज एक विस्तृत पाठशाला है। चाहे वो परिवार के अंदर का हो या स्कूल के अंदर का हो या समाज का हो, क्योंकि समाज एक विस्तृत पाठशाला है। इसमें तो कोई तर्क की बात है ही नहीं। लेकिन जब विमर्श की कोई गुंजाइश ही न हो तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। कहा वहां जाता है जहां सुना जाता है, जहां सुनने की गुंजाइश नहीं है वहां कहने की भी गुंजाइश नहीं है। 3 चीजें होती है। एक होता है परसेप्शन, हर आदमी एक तरह से चीजों को नहीं देखता है। एक होता है कॉग्निशन, सोच विचार भी एक जैसी नहीं होती है। और तीसरा चीज है इमोशन। कोई भावुक होता है, कोई भावनाशील होता है। किसी की भावना अस्थिर है, किसी की भावना स्थिर है, मजबूत है, किसी की भावना कमजोर है। ओवरऑल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जैसा भाव रहता है हम ऐसा बोलते हैं, वैसा हम विचार करते हैं, जैसा विचार करते हैं वैसा हम कर्म करते हैं। वही करते करते कर्म आदत बन जाती है। लंबे समय बाद वही हमारा स्वभाव बनता है, वही स्वभाव हमारा चरित्र कहलाता है, और जैसा चरित्र होता है वही हमारा भाग्य हो जाता है, यानी हमारा भविष्य हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि अच्छे भविष्य के लिए हमें अपने चरित्र को ठीक करना होगा। चरित्र को ठीक करने के लिए हमें अपने स्वभाव को सही करना होगा। स्वभाव को सही करने के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। आदतें बदलने के लिए हमें अपने कर्म को बदलना होगा। कर्म सही रहे इसके लिए हमें अपने विचार को सही करना होगा, और विचार सही तब होगा जब हमारी भावनाएं सही होंगी, यानी भावना के नींव पर व्यक्तित्व की इमारत गढ़ी जाती है। जब हम इमोशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ रिश्ते के बारे में नहीं, संबंधों के बारे में ही नहीं कर रहे हैं। यह एक पहलू है, इमोशन से ही रिश्ता बनता बिगड़ता निभता है। जब हम इमोशन के दूसरे पहलू की बात कर रहे हैं, वो कौन सा इमोशन है? विद्यार्थियों के संपूर्ण समग्र विकास की बात कर रहे हैं। ये भावना का दूसरा पहलू है। विद्यार्थी है, अगर उसका सिर्फ इमोशनल डेवलपमेंट हुआ तो ठीक है, वो रिश्ता निभा ले जाएगा, लेकिन वो परीक्षा कैसे पास करेगा? उसका अपना कॉग्निटिव प्रोसेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो परसेप्शन, कॉग्निशन और इमोशन तीनों मिलकर मनुष्य के विकास को संपूर्ण करते हैं। उसमें कॉग्निशन प्रत्यक्ष में इमोशन से लगता है ज्यादा भूमिका निभाता है, इमोशन लेकिन इनडायरेक्ट होता है। पर बेस वही होता है, आधार वही होता है। जब कोई विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आती है, जैसे असमय किसी की मृत्यु का समाचार मिला, तो इमोशन का भी तो प्रोसेस होता है, अरे अब हमको क्या करना चाहिए। लेकिन डिसीजन कौन देता है? कॉग्निशन देता है। तो बच्चों के संपूर्ण और समग्र विकास के लिए हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए, तो सभी बच्चों का समग्र व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। और इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। अगर इसको और हम गहराई से समझना चाहें, आचार, विचार और संस्कार, यानी बिहेवियर, कॉग्निशन और इमोशंस, इसी के आधार पर हमारा जीवन चलता है। आचार यानी व्यवहार, यानी बिहेवियर, ये कैसे ठीक होगा? तो हम सोच लें कि, संकल्प कर लें कि नहीं हमको ऐसे ही रहा, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को ऐसे रखना है, संकल्प से ठीक हो सकता है। और ये मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है, बिहेवियरल थेरेपी से भी ठीक हो सकता है, विचार, चिंतन, मनन से भी ठीक हो सकता है। आचरण तो आप अपने मेडिसिन से, संकल्प शक्ति से ठीक कर लेंगे, थेरेपी से ठीक कर लेंगे। और विचार को कैसे ठीक करेंगे? चिंतन मनन से, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर करने से भी विचार सुधर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दोष सिर्फ आचार विचार का है तो सुधरना आसान है, सुधारने की संभावना है। लेकिन अगर संस्कार जन्य दोष है तो वहां ये थेरेपी काम नहीं करती है। फिर प्रचंड पुरुषार्थ यानी तपस्या काम करती है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण के प्रक्षालन के लिए, क्योंकि बहुत गहरे में परत जमा रहती है, इसलिए संस्कार जल्दी नहीं सुधरता है। क्योंकि विचार यानी कॉग्निशन से भी गहरी चीज है संस्कार, और इमोशन से ही एक लंबे समय के बाद संस्कार का निर्माण होता है।